नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। जहां एक ओर भगवान हमें जिंदगी देते हैं, वहीं दूसरी ओर ये डॉक्टर उस जिंदगी को बचाते हैं। तो एक मुलाकात की अगली कड़ी में मुरादाबाद से हमारे बीच जुड़ रहे हैं अंदिल रजा जी, जो पेशे से एक डॉक्टर हैं। अंदिल रजा जी ने कोरोना महामारी के दौरान ब्लड डोनेट कर लोगों की मदद की, इसी के साथ लोगों का फ्री इलाज भी किया। तो अंदिल रजा जी, शिक्षा के इकलौते मंच एजुकेशन बीट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपसे जुड़े हुए सभी लोगों को रात को मेरा अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मुझे इस चैनल से जोड़ना, आपका बहुत शुक्रिया जी। स्वागत है अंदिल रजा जी आपका हमारे इस मंच पे। अंदिल रजा जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन आपने डॉक्टर की ड्यूटी के साथ साथ कोरोना काल में लोगों की ऑक्सीजन से लेकर दवाई और ब्लड की भी सहायता की। ड्यूटी के साथ साथ ये सब कैसे संभव हुआ, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, ये सब संभव तब हो सकता है जब आपको लगन हो, अपने काम के प्रति लोगों से मोहब्बत हो, इंसानियत से मोहब्बत हो, तभी आप कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हर वो व्यक्ति कर सकता है जो इंसान है और जो लोगों से मोहब्बत करता है। और यानी इसी कि के चलते जी मैं जो भी इसी के चलते मैं जो भी कर सका वो लोगों के प्रति मेरी मोहब्बत और लोगों का प्यार ने मुझसे ये सब कराया। यानी अगर दिल में जुनून है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और एक इंसानियत के नाते हमें हर एक दूसरे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। बहुत अच्छा बिल्कुल लगा बिल्कुल। आपकी ये भावना हर व्यक्ति के मन में पनपे और हर व्यक्ति अगले की मदद करे, जो जरूरतमंदों की हेल्प करे। चलिए, आपसे हमारा बेशक अगला बेशक। सवाल ये है कि हमारे देश में कोरोना की पहली वेव आई, फिर दूसरी वेव आई। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ तो वो एजुकेशन फील्ड और स्टूडेंट्स को हुआ। बच्चे स्कूल कोचिंग नहीं जा पाए। आपको क्या लगता है कि इस नुकसान की भरपाई कैसे की जा सकती है, जरा बताएं। देखिए, इस नुकसान की भरपाई हम लोग एक दूसरे का साथ देकर कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमारा शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा का स्तर बहुत नीचे जा चुका है और इसे उभारने में थोड़ा टाइम लगेगा बेशक, लेकिन मैं मानता हूँ हिंदुस्तान के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग और हम सब इस कोरोना को हराएंगे इंशाल्लाह और शिक्षा का स्तर ऊपर बढ़ाने की कोशिश इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। चलिए अंदिल जी, आप एक डॉक्टर हैं, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि देश में कोरोना का खतरा टला नहीं है। पूरे देश में जी वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, लेकिन अधिकतर लोग वैक्सीन लगवाने के बाद लापरवाह नजर आ रहे हैं। तो क्या वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना का खतरा कम हो जाता है या बिल्कुल ही नहीं रहता, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, जहाँ तक बात है वैक्सीन की, तो वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। वैक्सीन से मैं जहाँ तक मैं आपने बताऊंगा, वैक्सीन से जो है खतरा कम हो जाता है, लेकिन हम पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि भाई वैक्सीन से कोरोना फिर हो गई नहीं या कोरोना खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने कुछ केसेस ऐसे पढ़े हैं, न्यूज़पेपर्स में देखे हैं, जिन लोगों को वैक्सीनेशन किया गया लेकिन उसके बाद भी उन लोगों की मृत्यु हो गई। तो मैं आप लोगों को और आपके दर्शकों को यही सलाह देना चाहूंगा कि वैक्सीन कराने के बाद भी आप लोग अपनी साफ सफाई पर ध्यान दें, हाथों को सैनिटाइजर करते रहें और जितना बचाव आप कर सकते हो वो करें और लोगों को भी जागरूक करने का काम करें। अंदिल जी, कोरोना की दूसरी लहर से सभी लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि अब कोरोना के केसों में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बावजूद भी कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। तो ऐसे मुश्किल वक्त में आप सभी से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, ये जो वक्त है, ये वो वक्त है जब लोगों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया। अगर इस वक्त में आप लोग आगे बढ़कर आकर लोगों की मदद करने का काम करेंगे तो मैं मानता हूँ इससे बड़ा काम कोई नहीं है। अगर आपने अपने दोस्त का या भाई का, बहन का इस समय में साथ दिया तो आपसे बड़ा दिलदार, आपसे बड़ा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि जितना हो सके आप लोगों की मदद करें। ये नहीं है कि साहब आपके पास दौलत है, बहुत ज्यादा दौलत है, तभी आप मदद कर सकते हैं। आप लगन से मदद कर सकते हैं, चाहत से मदद कर सकते हैं, मोहब्बत से मदद कर सकते हैं।
ये नहीं है कि साहब पैसे से मोहब्बत मदद की जा सकती है, मदद हर बात से की जा सकती है, मदद एहसास से की जा सकती है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो लोगों को ये एहसास दिलाएं कि आपको अगर कोरोना हो भी गया है तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा, ये कोई ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। तो इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि मरीज ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अंदिल जी, कोरोना काल में आपने जो लोगों की मदद की थी, ये इसके लिए आपने अपने पैसों से वो सारी मदद की लोगों की, या खाने से लेके ऑक्सीजन सिलेंडर तक, या आपको कहीं से आर्थिक मदद भी मिली इसके लिए? ज़रा बताएँ। देखिए, जो मैंने इस लॉकडाउन के चलते, कोरोना काल के चलते लोगों की मदद की, उसमें लोगों का साथ और सहयोग मेरे साथ रहा। लेकिन मैंने किसी से कोई पैसा या कुछ नहीं लिया है। जो मुझसे बन सका है वो मैंने किया। चाहे वो ऑक्सीजन के सिलेंडर प्रोवाइड कराना हो या लोगों को राशन दिलाना हो या फिर मुफ्त दवाई या मुफ्त इलाज करना हो। तो जितना मुझसे हो सका, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे लोगों की मदद की है, लेकिन जो मुझसे हो सका वो मैंने किया। चलिए। अंदिल जी, आप एक डॉक्टर हैं, तो मैं आपसे बच्चों को लेकर के एक मेरा सवाल है आपसे कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, उनको लगता है कि पढ़ाई का बोझ बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगी कि आज के स्टूडेंट्स को फिज़िकल लेवल पर वो कैसे फिट रहें, इसके लिए ज़रा बताएँ हमारे दर्शकों को। देखिए, पढ़ाई दरअसल प्रॉब्लम यही है। हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, जहाँ मैंने जी, देखा है कि पढ़ाई लोग कर रहे हैं तो पढ़ाई को आप एन्जॉय करो। अगर आप अपने काम को एन्जॉय करने लगेंगे तो इंशाल्लाह आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप पढ़ाई को ये समझ के पढ़ाई कर रहे हैं कि साहब हमें पढ़ाई करनी है और 12th में या 11th में 10th स्टैंडर्ड में हाई लेवल के मार्क्स लेकर के आने, तो ये पढ़ाई नहीं होती है। तब तक आप पढ़ाई सही से नहीं कर सकते जब तक आप पढ़ाई का एन्जॉय नहीं करेंगे। आपको जब उसमें एन्जॉय आएगा, मज़ा आएगा तो किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। सब डिप्रेशन खत्म हो जाते हैं, बस आप उससे मोहब्बत करने लगें। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा खेल-कूद पर कम ध्यान देकर पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें और ये आजकल गेम्स वगैरह ऑनलाइन गेम्स चल रहे हैं, इनको बंद करें और पढ़ाई पर ध्यान। आपने ऑनलाइन गेम्स की बात कही है, तो मैं आजकल ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है, तो बच्चे अधिकतर मोबाइल से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। तो वो कहते जी, हैं कि मोबाइल के वो आदी हो गए हैं। उनको जब तक मोबाइल नहीं मिलेगा तब तक मतलब उनको लगता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो मोबाइल के साथ-साथ वो कुछ और भी, पढ़ाई के साथ-साथ वो और भी सारी चीज़ें जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए। तो ये मोबाइल बच्चों के लिए किस हद तक सही और किस हद तक गलत है? ज़रा इस पर भी हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे, तो बताएँ। देखिए क्या होता है जब बच्चा टीनेजर होता है, उस वक़्त में उसको जो एक एक इच्छा होती है नया जानने की। जी, अब फ़ोन क्या है उसके अंदर हर चीज़ देखने को मिलती है, आप कुछ भी देख। जी, तो बच्चे में क्या होता है टीनेजर में एक नया कुछ जानने की इच्छा होती है, तो वही बच्चे करते हैं। क्या करते हैं फ़ोन आया, नई-नई वेबसाइट्स खोली, फ़ेसबुक ये वो सब कुछ चलाया, तो ये कुछ हद तक बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और फ़ायदेमंद भी है। इसके यूज़ेज़ अगर आप सही करेंगे, पढ़ाई के लिए कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन आज वक़्त ये आ चुका है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं, उसमें सिर्फ़ बच्चे इस टाइम जो है टाइम पास कर रहे हैं। माफ़ी चाहूँगा ये ऑनलाइन क्लासेस मुझे पसंद नहीं है। मतलब आप ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ हैं। ऑफलाइन पढ़ाई जो है बच्चों के लिए बेहतर है, ऑनलाइन पढ़ाई उतनी बेहतर बहुत नहीं बढ़िया। है। चलिए, जी। अब अंदिल जी, आज के समय में अगर हम देखें तो पढ़ाई को बहुत प्रेशर की तरह लिया जाने लगा है। चाहे वो पेरेंट्स हों, वो अपने सपने को बच्चे के ऊपर थोपना ही कहेंगे, उसको थोपना ही मैं तो कहती हूँ, क्योंकि अगर उनकी इच्छा है कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, तो वो डॉक्टर ही बने, भले बच्चे का मन इंजीनियर बनने का है या टीचर बनने का है। तो जब पेरेंट्स की तरफ से बच्चे पर पढ़ाई का एक प्रेशर होता है और स्कूल की तरफ से भी प्रेशर होता है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा टेंशनाइड हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे आज अपनी क्रिएटिविटी को भूलते जा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ज़रा बताएँ। देखिए, क्या होता है कि ये इंडिया के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है कि बच्चों को ज़बरदस्ती इंजीनियर बनाना या डॉक्टर बनाना या और कुछ काम कराना, तो ये बिल्कुल गलत है। उनको आज़ादी दरअसल देश आज़ाद हुए काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक आज़ादी नहीं मिल पाई है। आज़ादी आज़ादी ये नहीं होता है कि हम किसी के उससे निकल गए वो आज़ादी है। आज़ादी का मतलब ये होता है कि हम खुल के जिएँ, जो हमारा मन करे हम उसको करें। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, अपने देश के अंदर क्या है, अगर बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसके माँ-बाप चाहते हैं मैं डॉक्टर बने, बच्चा चाहता है मैं इंजीनियर बनूँ। लेकिन नहीं, घर में बुराइयाँ पैदा हो जाती हैं, उससे बातचीत खत्म कर लेते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक हो सके अपने बच्चों का साथ दें और जो उनकी चाहत है,
उसको उसको हासिल करने में उनका साथ दें, बच्चा आपका कामयाब होगा। अनिल जी, हमारा अगला सवाल आपसे महिलाओं से जुड़ा है कि जैसा कि आज के समय में हम देखें तो महिलाओं के साथ हो रहे अपराध पे, अब वो अपराध रेप से लेकर घरेलू अत्याचार भी हो सकते हैं, तो उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर इसमें किसकी कमी है? ये जो महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं, इनमें आखिर किसकी कमी है? किसकी वजह से ये हो रहे हैं? ज़रा बताएँ। देखिए, अपराध की बात ये है कि महिलाओं में जो अपराध इस समय में देखने को मिल रहे हैं, ये एक दिमागी सोच की वजह से हो रही है, मेंटालिटी की वजह से हो रही है। जब हम लोग कुछ गलत देखेंगे अपने फ़ोन में या गलत सोचेंगे, तो हम गलत नहीं करेंगे। अगर हम अपनी मेंटालिटी को बदल देते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी कुछ गलत नहीं करेगा। अपराध की बात ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज रेप, हत्याएँ, लड़कियों को हत्याएँ की जा रही हैं। तो ये कहीं न कहीं मानसिकता की वजह है और ये मानसिकता बदलने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा और हम सबको एक-दूसरे का साथ देना पड़ेगा, तभी मानसिकता को बदल सकते हैं। अगर एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप क्या होता है जब अगर मैंने कुछ गलत किया है और सामने वाले ने कुछ गलत कर दिया, तो हम क्या कहते हैं, भई मैंने तो गलत किया ही किया, उन्होंने भी तो गलत किया। बिल्कुल। लेकिन नहीं, हमें ये करना चाहिए हम अपने आप को बदलें, खुद को। ना ही हमें अपनी फैमिली में किसी को बदलना है, ना ही बेटे को, नहीं पापा को, नहीं अम्मी को, हमें खुद को बदलना है। आप देख लेना अगर आप खुद बदलते हो, तो जो आपके आस-पास के लोग हैं वो खुद बदलना शुरू कर देंगे। आप एक काम करना, आप किसी को साधारण से व्यक्ति को एक एक बार में जाकर सलाम कर लेना। वो आपको सलाम का जवाब ज़रूर देगा, नमस्ते कर लेना ज़रूर देगा। तो इसी से अखलाक बनते हैं। अगर आप अपनी मानसिकता बदल लेते हैं, तो ये अपराध होंगे नहीं। चलिए, हमें अपनी सोच बदलनी है क्योंकि हमारी सकारात्मक सोच लोगों को प्रभावित करेगी और उसी सोच के साथ सब कुछ बेहतर होगा। इसी के साथ हमारा बिल्कुल। अगला सवाल आपसे ये है कि आप एक डॉक्टर हैं, तो कोरोना काल पहली जो फर्स्ट वेव आई थी, उसके बाद सेकंड वेव आखिर क्यों आई और हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में हम इतना मजबूत क्यों नहीं हुए कि सेकंड वेव हम पर बहुत ज़्यादा भारी हो गई? तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके विचार से आज की चिकित्सा व्यवस्था में क्या बदलाव होने चाहिए? आपको भी तो कुछ लगता होगा कि कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे, बेड नहीं अवेलेबल हो पा रहे थे, तो ये सारी आखिर क्या कमी थी? चिकित्सा इतनी कम व्यवस्था इतनी कम क्यों थी? तो ज़रा बताएँ। देखिए, मसला ये है कि चिकित्सा या चिकित्सक कमज़ोर नहीं, कमज़ोर वो लोग हैं जो चिकित्सक को इशारे पे चलाते हैं और उनको ऑक्सीजन या मेडिसिन अवेलेबल नहीं करा बताते। ये कमी सरकार की है, ये कमी उन लोगों की है, उन नेताओं की है, जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और लोगों को कुछ दे नहीं पाते। ये कमी सब उनकी है, तो चिकित्सकों की ये चिकित्सा व्यवस्था जो है इतनी डाउन चली गई कि लोगों पे जब कोरोना काल के वक़्त में पीपीई किट तक लोगों को नहीं मिल पा रही। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी देखी जो डॉक्टर की शिकायत थी, वो हमें भई पीपीई किट नहीं मिल पा रही। तो ये कहीं न कहीं कमी जो है सरकार की है, तो सरकार को चाहिए कि वो डॉक्टर्स की या चिकित्सक संस्था की मदद करें, तभी आगे बढ़ सकते हैं। अंदिल जी, एजुकेशन बीट्स के मंच के माध्यम से आपको सभी लोग देख रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके दर्शकों को ये संदेश देना चाहूँगा। सबसे पहले तो संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि मोहब्बत करना सीखें। लोगों से मोहब्बत करें, इंसान से मोहब्बत करें, जानवर से मोहब्बत करें। हर उस चीज़ से मोहब्बत करें जो आपके साथ है, आपको कुछ न कुछ देने का कार्य करती है। चाहे वो पेड़ हो, जानवर हो, इंसान हो, हर वो चीज़ जो आपको कुछ दे रही है, आप उससे हर चीज़ से मोहब्बत करें। तभी ये देश आगे बढ़ेगा, हम उन्नति के रास्ते पर चलेंगे। दरअसल मसला ये है कि नफ़रतों की राजनीति आजकल देश के अंदर हो रही है और उसी नफ़रत के चलते भेदभाव पैदा हो रहे हैं। हम कुछ नहीं कर पाते। आज जब इलेक्शंस आते हैं तो इधर-आधर दंगे-फ़साद सब कुछ चालू हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा सब लोगों से कि लोगों से मोहब्बत करें, अपने भाई-बहन से मोहब्बत करें, बड़ों से बुजुर्गों से मोहब्बत करें। तो ये कोरोना क्या है, इससे बड़ा कोरोना आ जाए इंशाअल्लाह हम हारेंगे नहीं, जीत हासिल करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया अंदिल जी, आपने आज के हमारे इस एक मुलाकात के कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े, अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और मैं एक बात के साथ अपनी एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूँगा जी, कि आप कहिए। अगर आप चलना शुरू कर दें, किसी की मदद करना शुरू कर दें, तो एक शायर ने लिखा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। तो आप पहला कदम बढ़ाएँ,
लोग जुड़ते चले जाएंगे, इंशाल्लाह हम जीत हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे जोड़ने के लिए। नमस्कार। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।